स्टूडेंट, आज आगे सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर में वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र, क्रांतिक स्थिरांकों की गणना करना तथा संगत अवस्थाओं का नियम तथा समानित अवस्था समीकरण के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हुए समतापी वक्र किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक रियल गैस के लिए समतापी वक्रों का परीक्षण किया था, लेकिन यदि उनके लिए वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करते हुए किसी भी गैस के लिए जो भी आइसोथर्म कर्व बनाए जाते हैं वो उस वान डेर वाल्स इक्वेशन के आइसोथर्म कर्व कहलाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में CO2 गैस के आइसोथर्म कर्व एंड्रयूज ने परीक्षण किए थे, तो CO2 के वान डेर वाल्स स्थिरांक A तथा B तथा गैस स्थिरांक R के मान जो वान डेर वाल्स समीकरण होती है उसमें रखते हैं तो हमें CO2 गैस के आइसोथर्म कर्व प्राप्त होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण होती है P + A/V² V - D = RT, जहाँ A व B वान डेर वाल्स कांस्टेंट है तथा R गैस कांस्टेंट है। चूँकि जो आइसोथर्म कर्व हैं वो प्रेशर तथा वॉल्यूम के मध्य खींचे जाते हैं, तो एक निश्चित ताप पर दाब के विभिन्न मानों के संगत आयतन के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं। अतः वान डेर वाल्स समीकरण को हल कर इसे V की अवरोही घात यानी सबसे पहले बड़ी घात फिर छोटी घात के रूप में व्यवस्थित करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है: V³ - B + RT/PV² + A/PV - AB/P = 0। चूँकि इस समीकरण से स्पष्ट है कि टेम्परेचर तथा प्रेशर के प्रत्येक मान के लिए V के 3 मान संभव होंगे, क्योंकि V की अधिकतम घात 3 है, जो कि रियल भी हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। जो हमें प्रेशर के संगत V के मान ज्ञात हुए, तो इन्हीं मानों के आधार पर CO2 के लिए आइसोथर्म कर्व बनाए गए हैं, जो इस डायग्राम में प्रदर्शित किए गए हैं। ये हैं, क्योंकि इनको हमने थ्योरेटिकली ज्ञात किया है, तो ये थ्योरेटिकली कर्व हैं, और जो पहले थे वो एंड्रयूज ने प्रायोगिक कर्व थे। तो जो ये सैद्धांतिक वक्र हैं इनकी तुलना हम प्रायोगिक वक्र से करते हैं तो हमें लगभग एक समानता दिखाई देती है, परंतु हमने देखा कि जो पहले यहाँ कि जैसे पहले प्रायोगिक वक्र थे, इस प्रकार के वक्र थे जो कि 13.1 डिग्री सेल्सियस पे था, तो यहाँ भी 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 35.5 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर के संगत वक्र ज्ञात किए गए हैं। तो हमने पहले प्रायोगिक वक्र में देखा कि जो ये था HIJK, तो यहाँ पे ये वाला भाग हॉरिजेंटल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला भाग हमें लहरदार प्राप्त हो रहा है, वेव मोशन पोर्शन प्राप्त हो रहा है, जो कि 31 डिग्री सेल्सियस के आइसोथर्म कर्व पर स्थित है। तो यदि इन दोनों वक्रों की तुलना की जाए तो जो KJ भाग था वो इस वक्र में, ये जो KJ भाग है वो इस वक्र में AM भाग के समरूप है, तथा जो JH भाग था वो FG भाग के समरूप है, परंतु जो हॉरिजेंटल भाग IJ था वो लहरदार भाग MCDEF के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस वक्र से स्पष्ट है कि जो EDC है, ये है क्या, EDC भाग
दाब कम होने पर आयतन भी कम होना प्रदर्शित करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तथा जो एफी भाग है, ये जो एफी भाग है ये सुपर सेचुरेटेड वेपर को प्रदर्शित करता है, तथा जो एमसी भाग है ये सुपर सेचुरेटेड लिक्विड को प्रदर्शित करता है, जो कि वेपर तथा लिक्विड की मेटा स्टेबल स्टेट होती हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि इस वक्र में टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो जो कर्व का लहरदार भाग है वो कम होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने वी के जो आयतन के 3 मान ज्ञात किए थे वो पास आने लगते हैं, तथा अंत में बिंदु बी पर, ये क्या है, बिंदु बी पर वी के जो तीनों मान हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तथा जो तो बी को क्या कहा था हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर प्रेशर के प्रत्येक मान के लिए वॉल्यूम का एक मान वास्तविक और एक मान काल्पनिक होते हैं। यानी एक मान ही होता जो कि या तो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो इस प्रकार वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा CO2 के लिए आइसोथर्म कर्व प्राप्त किए गए हैं, जो कि वान डेर वाल्स समीकरण में ए, बी तथा आर का मान रखकर ज्ञात किए गए हैं। नाउ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। चूँकि हमने देखा कि CO2 के लिए 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, और यह जो हमने अभी वक्र आइसोथर्म कर्व CO2 के लिए ज्ञात किए थे उसमें यह पॉइंट बी पर होता है, जिस पर वॉल्यूम के तीनों मान समान हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर लिक्विड और वेपर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अतः जो भी पॉइंट बी है उसके संगत जो टेम्परेचर, प्रेशर व वॉल्यूम होंगे उन्हें ही हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर तथा क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, V बराबर VC होगा, जहाँ VC क्रिटिकल वॉल्यूम को प्रदर्शित करता है। या हम इसको लिख सकते हैं V माइनस VC बराबर 0 या V माइनस VC का क्यूब बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो A माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब माइनस 3A² B प्लस 3AB² माइनस बी क्यूब। तो इससे हमें प्राप्त होता है V क्यूब माइनस 3VCV² प्लस 3V² माइनस VC क्यूब बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण होती है P प्लस V/V² माइनस B बराबर RT, जिसको V की अवरोही घात के रूप में लिखने पर यह प्राप्त होगी V क्यूब माइनस B प्लस RT/PV² प्लस A/PV माइनस AB/P बराबर 0। इसे हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इक्वेशन 2 में प्रेशर तथा टेम्परेचर के स्थान पर क्रिटिकल प्रेशर तथा क्रिटिकल टेम्परेचर अर्थात PC तथा TC रखने पर तो इसको लिखा V क्यूब माइनस BR, T के स्थान पर रख दिया TC और P के स्थान पर रख दिया PCV² प्लस A/PCV माइनस AB/PC बराबर 0, जिसे समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो समीकरण 1 है वो भी V के त्रिघात समीकरण है, तथा समीकरण 3 भी V की त्रिघात समीकरण है, तथा ये दोनों समीकरण एक ही कर्व के समीकरण हैं। अतः ये दोनों इक्वल है। अतः इनके गुणांकों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है कि 3VC बराबर B प्लस RTC/PC, जिसे समीकरण 4 से रिप्रेजेंट किया गया है, तथा 3VC² बराबर A/PC तथा 6 समीकरण हो जाएगी VC क्यूब बराबर AB/PC। अब हमें इन समीकरणों की सहायता से VC, PC तथा TC के मान ज्ञात करने हैं। अब समीकरण
5 व 6 का उपयोग करने पर हमें VC बराबर 3B प्राप्त होता है तथा अब समीकरण 6 में VC का मान रखने पर PC बराबर A/27B² प्राप्त होता है तथा समीकरण 4 में VC PC के मान रखने पर TC बराबर 8/27RB प्राप्त होता है। इस प्रकार हम क्रिटिकल पॉइंट पर V बराबर VC तथा वांडरवाल समीकरण में P तथा T के स्थान पर PC तथा TC रखकर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC, क्रिटिकल प्रेशर है PC तथा क्रिटिकल वॉल्यूम है VC, उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एंड रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, अर्थात संगत अवस्थाओं का नियम तथा समानित अवस्था समीकरण। जैसा कि हमने देखा कि प्रेशर जो हमने आइडियल गैस से डेविएशन है वो प्रेशर व टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर व प्रेशर में चेंज करने से आइडियल गैस से जो डेविएशन है वो कम भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। अतः इस सिचुएशन को दूर करने के लिए वांडरवाल ने क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर, प्रेशर तथा वॉल्यूम को उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर तथा क्रिटिकल वॉल्यूम से भाग दिया। भाग देकर उन्हें नए वेरिएबल प्राप्त हुए जिन्हें हम कहते हैं कि रिड्यूस टेम्परेचर समानित ताप, रिड्यूस प्रेशर समानित दाब तथा रिड्यूस वॉल्यूम समानित आयतन कहते हैं। जो हमने PC, VC तथा TC के मान ज्ञात किए, उन मानों से वांडरवाल कांस्टेंट A एवं B तथा गैस कांस्टेंट R का मान ज्ञात कर जहां A बराबर 3PCVC², B बराबर 1/3PC तथा R बराबर 8PCVC/3TC प्राप्त होता है, उनको वांडरवाल समीकरण जो कि 1 मोल गैस के लिए है P + A/V², V - D बराबर RT में रखने पर तो हम रखा तो P + A का मान रखा 3PCVC², तो P + 3PCVC²/V², B बराबर रखा VC/3 तो V - VC/3, R बराबर रखा 8PCVC/3TC तो 8/3 PCVC/TC इंटू T। अब क्या किया कि दोनों ओर PCVC का भाग दिया, तो इधर तो क्या है PC का भाग दे देंगे, इधर VC का भाग दे देंगे, तो हमें समीकरण प्राप्त होगी P/PC + 3VC²/V², V/VC -1/3 बराबर 8/3 T/TC, जिसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 हमने वो लिए लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P/PC + 3VC²/V², तो यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ 3 चला जाएगा, तो 3V/VC यहाँ रह जाएगा -1 बराबर 8 T/TC। तो हमने एक नए वेरिएबल P/PC को पाई से, V/VC को फाई से तथा T/TC को थीटा से रिप्रेजेंट किया, जहाँ पाई को रिड्यूस प्रेशर, फाई को रिड्यूस वॉल्यूम तथा थीटा को रिड्यूस टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पाई बराबर P/PC, फाई बराबर V/PC, थीटा बराबर T/TC। अतः हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है पाई + 3/φ², 3φ - 1 बराबर 8 थीटा। समीकरण 4 है, इसे ही हम रिड्यूस इक्वेशन समीकरण कहते हैं, जो कि एक जनरल इक्वेशन होती है जिसमें वांडरवाल स्थिरांक A तथा B के मान नहीं होते हैं। तो ये जो भी तरल पदार्थ है उन सभी के लिए लागू होती है। अब इस समीकरण से 4 से स्पष्ट है कि यदि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ लें और उनके समानित ताप अर्थात थीटा तथा समानित दाब पाई के मान समान हो, तो उन दोनों 2 या 2 से अधिक पदार्थों के
समानित आयतन अर्थात फाई के मान भी समान होंगे। इस स्थिति में जो दो या दो से अधिक पदार्थ लिए हैं वो क्रॉसपोंडिंग स्टेट में कहलाते हैं। इस नियम को ही हम लॉ ऑफ क्रॉसपोंडिंग स्टेट कहते हैं, संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। और यदि जो भी पदार्थ हैं या गैसेज हमने ली हैं वो क्रॉसपोंडिंग स्टेट में हैं अर्थात उनके रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस वॉल्यूम के मान समान हैं, तो वो आइडियल गैस से डेविएशन भी समान ही दर्शाती है।